और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन शर्मा और कपिल शेमाली जुड़ गए हैं। हैदराबाद में हुसैन की गिरफ्तारी की गई है। एक मास्टरमाइंड जिसे माना जा रहा है कि हैदराबाद में पहले उसके घर में समन लगाया गया और उसके बाद में आज गिरफ्तारी और उसे जयपुर में पेश किया जा सकता है एनआईए की विशेष अदालत में। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, सबसे पहले तो आपसे यह समझना चाहेंगे कि हुसैन की मुख्य भूमिका क्या रही होगी। चूंकि तार भागलपुर का रहने वाला है, हैदराबाद में रह रहा था पिछले काफी समय से, एनआईए उसके घर पर पहुंची, समन चिपकाया, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई और क्या भूमिका उसकी मानी जा रही है? सचिन। देखिए, अब तक जो एनआईए के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो आरोपी गिरफ्तार किए थे, चाहे रियाज अत्तारी हो, मोहसिन हो, मोहम्मद गौस हो या वसीम हो, इन सब से जो पूछताछ की है तो उस पूछताछ में मुनव्वर हुसैन का जिक्र आया। मुनव्वर हुसैन की भूमिका संदिग्ध पाई और उसके बाद जब आगे एनआईए ने जांच पड़ताल की तो उसमें ये एनआईए को प्रथम दृष्टया साफ हो गया कि मुनव्वर हुसैन जो है इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी हैदराबाद से कर दी गई है। हालांकि देखिए, अभी तक एनआईए, क्योंकि एनआईए का एक वर्किंग स्टाइल है, अपने तरीके से काम करती है, ज़्यादा बातें निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये मान के चला जाना चाहिए कि मुनव्वर हुसैन का इस पूरे केस से सीधा तौर पर लेना देना है। यही वजह है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हैदराबाद से कल बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम उसको जयपुर लेकर आ गई है और जयपुर में आज अब 10:30 बजे जब जज बैठेंगे एनआईए कोर्ट की विशेष अदालत के, तब उसको यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। और मान के यही चला जा रहा है कि मुनव्वर हुसैन की भी रिमांड जो है वो 12 जुलाई तक मांगी जाएगी, क्योंकि एनआईए चाहती है कि सभी जो आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाए और एक साथ जो है उनकी प्रोसीडिंग आगे चले। गिरफ्तारी माफ कीजिए, उनको जेसी भेजने की बात हो या रिमांड लेने की बात हो तो एनआईए चाहती है कि सब चीज़ें एक साथ हो, क्योंकि बार बार जाब्ता लगाना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये एनआईए के लिए मुफीद होगा कि सभी आरोपियों को एक साथ पेश किया जाए। जयपुर पुलिस जिसको जाब्ता देना पड़ता है, जिसको चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए भी काफ़ी कुछ ठीक होता है। यही वजह है कि जितने भी आरोपी पकड़े गए और जिनको जिस तरह से पेश किया जा रहा है, सबको 12 जुलाई तक ही रिमांड पर सौंपा जा रहा है। अब 12 जुलाई को सबको एक साथ पेश किया जाएगा। हालांकि देखिए, अभी मुनव्वर हुसैन को पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने। एनआईए की क्या डिमांड होती है और कोर्ट कब तक उनको पेशी पर देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यही माना जा रहा है कि फिलहाल एनआईए उसको रिमांड पे लेगी, क्योंकि पूछताछ के लिए एनआईए को समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था। कल गिरफ्तारी हुई थी हैदराबाद से, ऐसे में आज पेश किया जाएगा तो एनआईए को ज़्यादा पूछताछ के लिए समय नहीं मिल पाया। अब एनआईए रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए समय लेगी और उस दौरान सभी आरोपियों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी, उनसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी और 12 जुलाई को जब उनको सबको पेश किया जाएगा तब तक तस्वीरें काफ़ी हद तक साफ हो पाएगी कि एनआईए की जांच में क्या कुछ निकल कर आया, किस तरह से भूमिका बनाई गई। क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है कि इस केस की स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल होने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले चालान पेश किया जाए। अब एनआईए पर ये पूरा दारोमदार है कि वो कितना जल्दी इस पूरे मामले की जाँच को पूरा करती है और चालान पेश करती है। जी सचिन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिएगा। मेरे साथ कपिल शेमाली भी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, एक और कामयाबी इसे कहा जा सकता है एनआईए की। हुसैन जो है अब एनआईए की गिरफ्त में जयपुर पहुंच चुका है, पेशी की जाएगी, रिमांड मांगा जाएगा। उदयपुर में इस हुसैन को लेकर क्या जानकारी, क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण मोहरा है इस पूरे हत्याकांड में हुसैन। कपिल। देखिए आसिफ, इस जानकारी से पहले मैं एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं। एनआईए की टीम जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल देर शाम एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची थी और आज अल सुबह एनआईए की टीम ने जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उदयपुर में उनके घर पर जाकर दबिश दी है। जो संबंधित ठिकाने सामने आए हैं उन ठिकानों पर जाकर दबिश दी और जरूरी साक्ष्य और जो तलाशी अभियान है उसको तेज किया है। ये कोशिश की गई है कि इनके घर से या फिर इनके ठिकानों से कोई जो साक्ष्य इस घटनाक्रम से जुड़े हुए मिल सकें उनको इकट्ठा करने की एनआईए प्रयास कर रही है। तो जैसे कल शाम को एनआईए की टीम यहाँ पहुंची थी, उसके बाद में आज अल सुबह से एनआईए की टीम अपने काम पर लग गई है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके घर पर और उनके संबंधित ठिकानों पर दबिश दी गई है। दूसरी ओर देखिए, आपका कहना है, जो आपका जो सवाल है, एनआईए को लगातार जो है वो इसमें एनआईए आगे बढ़ती जा रही है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि सभी एजेंसीज इसमें पूरा काम कर रही है। एनआईए भी हैदराबाद से इसका कनेक्शन सामने आया है, तो हैदराबाद से एक गिरफ्तारी की गई है। आप इस गिरफ्तारी से समझ सकते हैं कि सारे पहलुओं को जांचा जा रहा है। कॉल डिटेल्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में एनआईए के पास में मौजूद है और उसी के आधार पर जो दूसरे लोग इसमें शामिल है, षड्यंत्रकर्ता हैं,
उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि रियाज अतारी और गौस मोहम्मद, इनके मोबाइल कॉल की डिटेल में हैदराबाद के इस शख्स की से बार बार बात करने की बात सामने आई थी और उसी के बाद में एनआईए की टीम हैदराबाद पहुंची और हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया गया। ये मूलतः बिहार का रहने वाला है, फिलहाल ये हैदराबाद में रह रहा था और वहीं से इसकी गिरफ्तारी कर इसे राजस्थान शिफ्ट किया गया। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के साथ ही उसकी भी रिमांड ली जा सकती है, उससे भी आगे पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा वसीम अली की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे कल कोर्ट में पेश कर दिया गया। कुल मिलाकर 7 गिरफ्तारियां हो गई और ये माना जा रहा है कि जल्दी 1-2 गिरफ्तारी आज या कल में और सामने आ सकती है, जिनसे एनआईए की टीम अभी पूछताछ में जुटी हुई है। वे डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रही है, तो यदि उनकी संलिप्तता भी सामने आती है तो आज या कल में उनकी भी गिरफ्तारी शो की जा सकती है। जी आसिफ। कपिल, लौटूंगा आपके पास में। सचिन बने हुए। सचिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जो भागलपुर का शख्स है, हैदराबाद में रह रहा था और कल इसके घर पे जो है वो समन चस्पा किया गया। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर मीडिया से बातचीत नहीं की है एनआईए ने, लेकिन जानकारियां सूत्रों के जरिए बाहर आ रही है। तो क्या ये जानकारी मिल पाई कि इसकी गिरफ्तारी की गई या समन के बाद में इसने खुद एनआईए के आगे सरेंडर किया? क्योंकि साफ तौर पर समन में लिखा हुआ था कि आप जयपुर में हाजिर हों। देखिए, जो सूचना निकल के सामने आई थी हैदराबाद से कल, वो यही था कि गिरफ्तार करके इसको लाया जा रहा है। हो सकता है कि ये खुद एनआईए के सामने पेश हुआ हो, लेकिन जिस तरह का पूरा वाकया है, जिस तरह की पूरी व्यू रचना निकल के सामने आ रही है कि कोई भी ये जो घटना है ये क्षणिक आवेश में आके की हुई घटना नहीं है। ये इसको पूरा प्लान करके, प्री प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके अनुसार नहीं लगता कि जो मुनव्वर हुसैन है वो खुद ने सरेंडर किया होगा या एनआईए के सामने पेश हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन हालांकि इसकी कोई आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं है। लेकिन देखिए, अगर वो खुद भी एनआईए के सामने गया है तो भी यही माना जाएगा कि उसको एनआईए गिरफ्तार करके लाई है, क्योंकि एनआईए ने तुरंत उसकी गिरफ्तारी दिखाई है और उसके बाद उसको हैदराबाद से लेकर जयपुर रवाना हो गई है। और कल शाम को जयपुर पहुंचना भी एनआईए का बताया जा रहा था कि कल शाम तक जयपुर एनआईए पहुंच गई थी, क्योंकि कोर्ट का समय निकल गया था। ऐसे में कल उसको पेश नहीं किया जा सका और आज अब जब 10:30 बजे कोर्ट खुलेगी तो उसके बाद कभी भी एनआईए उसको लेकर कोर्ट पहुँच सकती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये गिरफ्तारी। क्या कुछ इस गिरफ्तारी से निकलकर सामने आता है? क्योंकि कपिल, सीधे तौर पर ये शख्स जो है वो उदयपुर में नजर नहीं आया। हमारी कल भी बात हो रही थी, आपने कहा कि इसके उदयपुर में होने की कोई सूचना नहीं मिली है। ये टेलीफोनिक बातचीत जो है, जो कॉल रिकॉर्ड पता चलते हैं कि इससे लगातार बातचीत की गई है। क्या इसके साथ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज की भी श्रृंखला मिली है कपिल? क्योंकि मैसेज के जरिए भी जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस शख्स के साथ जो आरोपी हैं उनकी किस तरीके की बातचीत रही होगी। कपिल, देखिए, आप प्राथमिक जानकारी के अनुसार, क्योंकि एनआईए ने अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं की है, आधिकारिक जानकारी नहीं दी है कि इस शख्स की किस तरह की संलिप्तता है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, ये जो हैदराबाद का रहने वाला है, ये गौस मोहम्मद के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि गौस मोहम्मद इससे मिलने के लिए पहले हैदराबाद भी गया, 2017-18 में हैदराबाद भी जाकर आया था, वहाँ शायद इससे मुलाकात हुई थी और लगातार कॉल के माध्यम से बातचीत होना, कॉल डिटेल में सामने आया है। एनआईए को मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार व्हाट्सएप की कुछ चैटिंग्स ऐसी मिली हैं जिसमें कुछ ऐसे मैसेजेस आदान प्रदान किए गए जो कि संवेदनशील थे और उन मैसेज का इस हत्याकांड से ताल्लुक हो सकता है, इसीलिए कन्हैयालाल हत्याकांड में इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि किस तरह का इसका संबंध रहा है, किस तरह से इसने इस मामले में इस हत्याकांड की योजना बनाने में ये शामिल रहा है, क्या इसका षड्यंत्र के पीछे इसका क्या हाथ रहा है, ये सारी चीज़ें एनआईए द्वारा जब आधिकारिक रूप से बताया जाएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार इसकी जो भूमिका है वो इनके जो दोनों मुख्य आरोपी हैं इनसे कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संपर्क रहने की सामने आई है और इस बीच में उनके बीच में काफ़ी सारा कन्वर्सेशन जो है वो भी एनआईए को मिला है और वो सारे जो डेटा है वो एनआईए ने कलेक्ट कर लिया है और उसी के आधार पर अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। जी
कपिल, आज उसी भूत महल गली में सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। क्या इसके लिए एहतियातन कोई कदम उस पर्टिकुलर इलाके में उठाए गए हैं? किसी तरीके की वो बंद वहां पर रखा गया, क्योंकि उसी गली के अंदर ये मुमकिन है कि आज जो है एनआईए सीन रिक्रिएट कर सकता है, डमी के तौर पर कुछ लोगों को लाया जा सकता है, ये जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर इस पूरे हत्याकांड में वक्त कितना लगा था, कैसे हत्यारे वहां से निकलने में कामयाब हो पाए थे और वहां से निकलकर सीधे गए कहां थे? कपिल, देखिए आसिफ, इसमें दो बातें सामने आ रही है। एनआईए की टीम कल यहां पहुंची थी, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि एनआईए की टीम लोकेशन पर जाकर सीन रिक्रिएट कर सकती है। एक बात और इसमें सामने आ रही है, क्योंकि एटीएस ने जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन किया था, उस इन्वेस्टिगेशन में एटीएस ने जरूरी साक्ष्य मौके से जमा किए थे और इसके अलावा दुकान के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की चिप को एटीएस ने जब्त कर लिया था और उस कैमरे में पूरे इस हत्याकांड की लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो एटीएस के पास में थी। एटीएस ने उसे एनआईए के सुपुर्द कर दी है। जब किसी घटनाक्रम की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग पास में है तो उसके सीन रिक्रिएशन की शायद जरूरत नहीं महसूस होती, ये बातें भी सामने आ रही है। लेकिन अब इंतजार करना होगा, क्योंकि कल ये जो सूचना मिली थी कि एटीएस की टीम सीन रिक्रिएशन के लिए उदयपुर आई है, तो वहाँ पर वैसे ही सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम है। हाथीपोल चौराहे से लेकर भूत महल गली तक हर जगह पर पुलिस के जवान तैनात है। एक बड़ा पुलिस का जाब्ता जो है वो इस इलाके में तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो और यदि जांच एजेंसियां वहाँ पर पहुंचे तो लोगों का डिस्टर्बेंस उन्हें ना हो। तो वहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सीन रिक्रिएशन यदि किया जाता है तो कब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई को शुरू करती है। जी आसिफ। बिल्कुल, शंकर आनंद भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शंकर, 7वें आरोपी को आज एनआईए कोर्ट में अब से कुछ ही देर के अंदर पेश किया जाएगा। ये वो आरोपी है जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, जो भागलपुर का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से हैदराबाद में रह रहा था। जो मुख्य आरोपी हैं वो इससे 2017-18 में मिलकर भी आया था। इसके साथ लंबी चैटिंग होती थी। कॉल रिकॉर्ड बताते कि इसके साथ में जो है लगातार मुख्य आरोपी जो है वो टच में था। कि हालांकि एनआईए आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके शंकर, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि जिस शख्स हुसैन को गिरफ्तार किया गया है हैदराबाद से, उसकी क्या भूमिका रही होगी इस पूरे हत्याकांड में? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं उस ग्रुप का हिस्सा थे जो लगातार मोहम्मद गौस और जो अतारी जो है उसके संपर्क में जुड़े हुए थे। तो एक साथ जुड़े होने का मतलब क्या था और किस तरह की आपस में बातचीत करते थे, किस तरह से एक दूसरे को मदद कर रहे थे, वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि हत्याकांड को तो दो लोगों ने अंजाम दिया, लेकिन जो साजिश रची गई है वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो पूरी साजिश की जो जानकारी है, बहुत सारे दूसरे जो अन्य आरोपियों को है, अन्य लोगों को है, तो उससे पूछताछ करने के बाद जांच एजेंसी एक गवाहों की भी लिस्ट बनाती है। क्योंकि जब कोर्ट में किसी आरोपी को खड़ा किया जाता है, कोर्ट में उसके खिलाफ जब तमाम आरोप लगाए जाते हैं और उसके खिलाफ जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है, तो उसके लिए गवाह का एक जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए इन गवाहों का भी लिस्ट तैयार की गई है और इसके लिए इन तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है और उनको बकायदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, इसके साथ ही एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से जो लोगों की गवाहों की लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद कोर्ट जांच एजेंसी ये देखेगी किसको गवाह बनाना है, किसको आरोपी बनाना है। इसके साथ साथ जो जिस तरह से बकायदा जो क्राइम लोकेशन पे आज पहुंचने की संभावना है एनआईए को, वहां पर पहुंचने के पहले सीन रिक्रिएशन से पहले तमाम जो बयान जो है वो दर्ज किया जा चुका है और अलग अलग आरोपियों से बकायदा पूछताछ की गई। उसके बाद जिस क्राइम लोकेशन से किस तरह से वो भागा, भागने के बाद वो कहाँ पहुंचा, उसके बाद फिर क्या किया, तो ये तमाम जो बातचीत है, कई राउंड की पूछताछ हुई है। तो उसके बाद समय का अंतराल देखा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद अगर दूसरे लोकेशन पहुंचने में 7 मिनट का वक्त लगा हो, 8 मिनट का लगा हो, तो क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। क्योंकि वो वैसा ही वहां से निकलने के बाद वो दूरी तय की जाएगी। इसके साथ ही आसपास में कौन कौन से लोग थे या कौन देख रहा था, कौन उसको मदद कर रहा था, तो इसकी जो जानकारी है वो क्राइम लोकेशन में उसी तरीके से की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नाट्य रूपांतरण के या सीन रिक्रिएशन जो होता है उसमें किस तरह से इन लोग की भूमिका रही है,
जब आए तो आने के बाद क्या गली में कहीं पे कोई और भी दूसरा सीसीटीवी कैमरे में वो नजर आया था या नहीं आया था, या जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए इस तरह का सीन रिक्रिएट किया जाता है। और इसी सीन रिक्रिएट में कई तथ्य जो है सबूतों को इकट्ठा किया जाता है जो कोर्ट में आरोपी को सजा दिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उसी कांड को हो सकता है कि आज सीन रिक्रिएशन की जो प्रक्रिया है उसको आज पूरा किया जाएगा और किस तरह से वहां पर तमाम चीजों को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में देखिए एक पीड़ित भी हैं जो चश्मदीद गवाह भी हैं जो कन्हैया लाल के साथ में थे, तो उनका भी बयान इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा चश्मदीद है। और निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पे जांच एजेंसी एनआईए चाहेगी कि इस मामले में जल्द से जल्द आगे कोर्ट की कार्रवाई हो, स्पीड ट्रायल हो, जिसके दम पे आने वाले वक्त में आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके, क्योंकि ये जिस तरह से एक हैवानियत भरा एक हत्याकांड था और उसके जो मंशा थी वो मंशा बहुत खतरनाक थी, जिसके वजह से सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में एक धार्मिक उन्माद जैसा माहौल बना और उसके बाद एक हालात जो है जो कानून व्यवस्था जो है वो बेहद खराब हुई। तो ये तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में एनआईए इस मामले की तफ्तीश का जो रफ्तार है उसको काफी तेज गति से आगे बढ़ाने वाली है और कोशिश करेगी ये 60 दिनों के अंदर में इस मामले में चार्जशीट को फाइल किया जाए। जी शंकर, 2 आरोपियों से ये सिलसिला शुरू हुआ था, कुछ ही घंटों के अंदर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब जो 7वां आरोपी एनआईए के हत्थे चढ़ा है, आपको लगता है कि ये चेन और लंबी जाएगी शंकर? इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने इसमें इस हत्याकांड में शामिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं गाइडेंस दी होगी, दिशा निर्देश दिए होंगे किस तरीके से करना है, वहां से कैसे भागना है। कुछ और गिरफ्तारियां मुमकिन हैं इसमें शंकर? निश्चित तौर से मुमकिन है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें साजिश करता जो मुख्य साजिश करता है उसकी भूमिका अभी भी तलाश की जा रही है। अभी ये सब आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन उसमें सबसे जो अहम किरदार रहा जहां से ब्रेन वॉश हुआ है उसकी तलाश हो रही है और उसके लिए अभी तमाम जो जांच एजेंसियों की टीम है वो काम कर रही है जो समझा जा सके कि किसी संगठन की भूमिका रही या किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष ने इस साजिश को अंजाम दिलाने के लिए एक पूरे व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएट किया था। वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाला एडमिन कौन था और उसके बाद उसको किसकी सलाह के बाद उसने इस तरह का ग्रुप एडमिन बनाया गया। एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिनों पहले ही जिस हम लोग सबूत की चर्चा कर रहे थे कि एक ऑडियो क्लिप जो जारी हुआ है, ऑडियो क्लिप में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि किस तरह से मोहम्मद गौस और जो दूसरा आरोपी है वो बातचीत कर रहा है शोएब नाम से, लेकिन शोएब उस बातचीत को आगे करना नहीं चाहता था। शोएब वही शख्स है जब इन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो उसके बाद जो दूसरा वीडियो बना था जिसमें वो हथियार लहराते हुए अपना गुनाह कबूल कर रहे थे, तो शोएब का जो एक कहा कमरा कहिए या जहाँ पे वो काफी जो इनका काम बंदा सारी चीजें फैक्ट्री चलती थी, तो वहां पर बैठ करके जो वीडियो बनाया गया है तो शोएब का था। तो शोएब उस व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप से निकल चुका था, तो उसको उस ग्रुप में शामिल करने के लिए कई तरह के उससे प्रलोभन दिया जा रहा है और धार्मिक मान्यताओं की दुहाई दी जा रही है कि आप डरो मत, जो भी चीजें होंगी सब कुछ सही होगा और धार्मिक मान्यताओं का खिलाफ देते हुए और कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो यानी कि इसका मतलब है कुछ लोग समझ चुके थे कि ये कितना बड़ा मामला हो चुका है और इस मामले में अगर वो उस ग्रुप में रहता है तो हो सकता है कि मामला और आगे बढ़ जाए और इस मामले में कई लोगों की जो मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। शंकर, इसी वजह को समझते हुए शोएब उस ग्रुप से निकल गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गया था। तो कहा जा सकता है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो पहचान करना, पड़ताल करना वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी मामले की पड़ताल भी एनआईए की दूसरी टीम कर रही है। जी शंकर और कपिल, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।